मेरा नाम मुजम्मिल 16 SP पाकिस्तान का रहायशी हूँ। 12 जनवरी 2024 को मेरी हमशीरा का कत्ल हुआ था आरिफ वाला में। कत्ल करने वाला मेरा सगा मामू का बेटा मेरा बहन। शादी हुई थी 5 अगस्त 2023 को। शादी के कुछ अरसा बाद ही इनका आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। मुलज़म तैमूर ताज गैर औरतों से ताल्लुकात रखता था। हमशीरा इससे ऐसा करने पर मना करती थी। इसी बिना पर वो इसे मार पीट करता था। हमशीरा से उसने मोबाइल भी ले लिया। 5 माह ही गुजरे थे, मतलब उसने ये कदम उठाया। उसके दरमियान में हमशीरा के हमसे ये बात ना हो सकी। वो इधर मिलवाने लाता था हमसे, लेकिन वो खुद साथ आता था, वो हमसे बात करने नहीं देता था। तो मोबाइल वगैरह भी उससे ले लिया, बहाने से उसने ले लिया और हमसे बात ना करने दी। लेकिन हमशीरा ने तंग आकर हमें कॉल की। 12 जनवरी को मुझे कॉल की, पहले भी कॉल वगैरह आती रही। 12 जनवरी को कॉल की उसने और कहा कि असल का मुझे बताए और कहा कि मुझे आकर ले जाए। मैं अपने ताया और चाचा के साथ हमशीरा को लेने चला गया आरिफ वाला में। आरिफ वाला पहुंचा उनके गाँव, तो हमें इतला मिली वो आरिफ वाला बाज़ार चला गया उसके लेकर, हमशीरा को लेकर। हम उसके पीछे बाज़ार गए, आरिफ वाला शहर में गए, उधर हमारी मुलाकात हुई। इस बारे में बात की, वो हमारी बात पर गुस्सा हुआ और कहा कि हम घर जाकर बात करते हैं। वैसे वो हमारे आगे आगे गाँव की तरफ चल पड़े। 21 भी गाँव उनका, गाँव की तरफ चल पड़े और हम उनके पीछे पीछे। हम सुनसान सड़क आए, उसने उस सुनसान सड़क की तरफ बाइक मोड़ी और हमशीरा को फायर लगाया, जो उसके दाएं बाजू को क्रॉस करके पेट में जाकर लगा। दूसरा फायर लगाया उस जो हमशीरा के सर पर लगा और आर पार हो गया और हमशीरा के मौका पर डेथ हो गई। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, सारे एविडेंस कलेक्ट किए और मुलज़म को हिरासत में लिया और मुलज़म ने इकबाल जुर्म कर लिया। मैं DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक बुलायत साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुकम्मल हिमायत की। और मैं DSP आरिफ वाला तारिक साहब का शुक्रगुजार। मज़ीद मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि मुलज़म को इसके काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मेरी बेटी का कत्ल हुआ, कत्ल किया मेरी घरदिਆਂ ਦੇ भतीजे ने। बहुत जुल्म किया जी। ਅਸੀਂ गरीब बंदे हैं, साड़ी कोई नहीं सुनता, वो पैसे वाले बंदे ने। हुकूमत से दरख्वास्त है कि सानू इंसाफ चाहिए। शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया और डकैती का ड्रामा रचाया। इस केस को बड़े कहते हैं ना कि माहिराना तरीके से आरिफ वाला पुलिस ने हल किया है और असल कातिल तक पहुंचे और असल कातिल शोहर ही था। इसी वाले से हम बात करेंगे DSP आरिफ वाला तारिक साहब से, जिनकी रहनुमाई में इस केस को हल किया गया। जी तारिक साहब बताइए कि ये सारा मामला था क्या? स्टार्टिंग में तो ये बंदा मुद्दई बना और बाद में यही कातिल निकला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 12 जनवरी की रात थी इसी साल, तकरीबन 8:45 बजे 15 की कॉल मौसूल हुई तैमूर ताज नामी आदमी की। इस तरह में रास्ते में डाकू ने रोका वारदात की नीयत से। मैंने बाइक नहीं रोकी तो मज़ामत की, तो उन्होंने फायर मारा, जिससे मेरी बीवी जो शदीद ज़ख्मी हो गई है और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर जान बाक हो गई है। इस कॉल पे फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, मुकामी पुलिस पहुंची, मैं पहुंचा, हमारे DPO साहब पहुंचे। मौका मुलाजा के दौरान जो है हमें कुछ वहाँ पे कुछ बात पैदा हो गए थे। शायद उनकी प्लानिंग में कोई फ़र्क था, या जैसे हमारी प्रोफेशनलिज्म होता है, जैसे हम लोग वकूए पे जाते हैं, मौका मुलाजा करते हैं, तो मौका जो है वो बोलता है। तो वहाँ से कुछ हमें इस पर शक हुआ, लेकिन हमने इजहार नहीं इससे किया। तो उसमें इसी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में जब हमने अपने शक के दायरे को थोड़ा सा वसी किया और उस हिसाब से हमने तफ्तीश को आगे बढ़ाया, तो फिर हैरत की बात यह है कि इसी मुद्दई तैमूर ताज ने अपनी ही बीवी के कत्ल केस में, जिसमें ये मुद्दई था, उसमें अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली। फिर हमने उसे इंटरोगेट किया, उसे भाई आपने ज़मानत क्यों करवाई, आप तो मुद्दई मुकदमा है। तो वो फिर वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा, उससे काफ़ी शुक्र शुबात जो है वो बढ़ने लगे। तो इसी तरह फिर जब तफ्तीश को मज़ीद दीगर ज़राए से वेरीफाई किया, उसमें जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। पुराने हमारे रवायती पुलिसिंग होती है, इलाके के लोगों को इंटरव्यू करना, लोगों से पूछताछ करना, वो फिर हालात सारे सामने इस तरह पर आए कि इसने खुद ही अपने घरेलू नाचाकी की बिना पर अपनी बीवी को कत्ल करके उस डकैती का ड्रामा रचाया और इसने इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया। आवाम में बड़ा खौफ व हरास पैदा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DPO कैप्टन तारिक बुलायत साहब, RPO महबूब रशीद साहब की हिदायत पर, उनकी गाइडलाइन पर चलते हुए हमने इसको ऐसे तरीके से डील किया और इसको हमने ट्रेस आउट किया। और फिर एक वक्त वो आया कि इसने फिर साहब के रूबरू अपना कन्फेशन किया, अपना जुर्म तस्लीम किया और उसी मुकदमे में इसको चलान किया गया। इससे क्या वजह क्या बताइए कि क्यों मार दी बीवी को? पर घरेलू नाचाकी बताता है, लेकिन ये शादी कहीं और करना चाहता था, जो इसके दीगर ज़राए से बात कहीं और शादी करना चाहता था। अपनी पहली बीवी से जान छुड़ाना। पहली बीवी से जान छुड़ाना। पहली बीवी से बच्चे कितने थे इसके? नहीं, बीवी अभी इसकी प्रेग्नेंट थी। अच्छा, प्रेग्नेंट थी, अर्ली स्टेज पे शादी थी। कितना अर्सा हुआ था? शादी को तकरीबन साल एक हुआ था जी। 1 साल हुआ था। 1 साल के दौरान ही इसने अपनी बीवी को किसी और के लिए कत्ल कर दिया। HRCP की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 90% खवातीन पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं और ये वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और 0.4% केसेस रजिस्टर होते हैं।
اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اس کی وجہ پر جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی وجہ ہمارا پیٹریارکیل سسٹم ہے، یعنی جو ہم مرد کو عورت پر فوقیت دیتے ہیں اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے، ڈسکریمنیشن ہے، یعنی عورت اور مرد میں جو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، عورت کو ایک لیول نیچے رکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اپنا سب آرڈینیٹ فیل کرایا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ڈپینڈنٹ اور سبمسو محسوس کرتی ہے اور پھر وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا پاتی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جس میں کہ آپ اگر دیکھیں تو لیک آف اویئرنیس ایک بہت بڑی وجہ ہے، یعنی عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے کیا حقوق ہیں، ان کو صرف وہی پتہ ہوتا ہے جو کہ اس سوسائٹی نے انہیں بتایا ہوتا ہے کہ وہ مرد کی غلام ہے اور اس کی مرضی سے انہوں نے چلنا ہے۔ اس کے علاوہ عورتیں ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، ڈپینڈنٹ ہونا بھی ایک بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے، یعنی جب وہ فائنینشلی اور ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہوں گی تو پھر وہ اپنی مرضی کہیں بھی پریکٹیکلی نہیں اپلائی کر سکتی اور اسی وجہ سے وہ وائلنس کو، تکلیف کو، ہر چیز کو برداشت کرتی چلی آتی ہیں۔ اور یہ سب وجوہات جو ہیں یہ لے کر جاتی ہمیں اس لیول پر کہ جہاں پر ہم برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، فیمیلز خاص طور پہ جب برداشت کرتی چلی جاتی ہیں تو دوسرے شخص کو وہ انیبل کر رہی ہیں، یعنی اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور پھر جب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہ لیول بھی آ جاتا ہے جب دوسرا شخص اس عورت کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ اب اس والے واقعے کا اگر ہم معاشرتی پہلو سے، سائیکولوجیکل طریقے سے اس کا انالیسس کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایسے واقعات روز بروز بڑھ رہے ہیں، اس کی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ جو اخلاقی گراوٹ کا گراف ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو گر رہا ہے، اس میں ایک شخص اپنی مظلومیت کو اس طریقے سے معاشرے میں تصویر کشی کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس مظلومیت کی زندگی سے باہر آئے، اور اس باہر آنے کے لیے وہ جو بھی راستہ اڈاپٹ کرنا چاہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس نقطہ نظر سے بھی معاشرے کی آبیاری کی جائے، لوگوں کی اویئرنیس، آگاہی کے لیے یہ واضح کیا جائے کہ اگر وہ اپنی اس مظلوم زندگی سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں قانون میں واضح طریقہ ہے۔ اگر خاوند بیوی سے خوش نہیں ہے اور وہ کسی صورت مسالت کی زندگی نہیں گزار سکتا تو وہ اس کے لیے اسے طلاق دے کر آزاد کر سکتا ہے۔ اس میں قانون، فیملی لا بہت کلیئر ہے۔ اور اگر اسی طرح عورت ظلم برداشت کر رہی ہے خاوند کا، اس کے ساتھ اس کا زندگی گزارنا ناممکن ہو چکا ہوا ہے، تو اگر اسے خاوند طلاق نہیں بھی دیتا تو وہ آزادانہ طریقے سے اپنے علاقے کی قریبی فیملی کورٹ میں جا کر خلا کی ڈگری حاصل کر کے آزادی حاصل کر سکتی ہے، نہ کہ اس حد تک گرا جائے وہ مرد اور عورت وہ اس بندھن کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی جان لے لیں۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرے میں آگاہی پھیلانا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ اداروں کو جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں ان میں بھی اس چیز کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں ایسے جرائم کی روک تھام ہو سکے۔